कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो आप बताना। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जनक है। इन्होंने 1966-67 ईस्वी में जो है कि भारत में हरित क्रांति का शुरुआत किया था। अच्छा, हरित क्रांति किससे संबंधित भैया, तो ये खाद्यान्न से है, खाद्यान्न से संबंधित है। और हरित क्रांति से जो सर्वाधिक जो वृद्धि हुआ था वह किस फसल में हुआ था, गेहूं। और दूसरे स्थान पे कौन था, चावल। तो पहले स्थान पे कौन था, गेहूं था। अच्छा, हरित क्रांति ये खाद्यान्न से संबंधित है और भारत में इसके जनक MS स्वामीनाथन थे। आपसे पूछेगा ये नॉर्मन बोरलॉग, तो ये विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक ये कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग जी थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने 1960 के दशक में जो है कि हरित क्रांति की शुरुआत करी थी। 1960 के दशक में इन्होंने जो है कि हरित क्रांति शुरुआत की थी। अच्छा, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, ये जो बोरलॉग पुरस्कार है, ये बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार, ये बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो कि अब चलिए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमारा क्या है। कह रहा है कि एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या जो है कि 235 है और परमाणु क्रमांक 98 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। हम आपको क्लास में बताए थे कि जो ये ऊपर लिखा जाता है इसको बोलते हैं परमाणु भार, और जो यहाँ नीचे लिखा जाता है इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो ये होता है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को ही कहते हैं क्या, परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अच्छा, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 98 प्रोटॉन है तो 98 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे 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 चलते हैं मित्रों, और हमारा अगला प्रश्न, धर्म के उपदेशों की भाषा क्या थी। तो बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा थी पाली। मैं बात करूं बौद्ध धर्म की, तो आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म की बात करूं तो इसके जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, और इनको लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। किनको, गौतम बुद्ध को। आगे चलें तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आप बताना कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है मित्रों, ये पड़ता है नेपाल में। तो इनका जन्म हुआ था और इनके उपदेशों की भाषा क्या थी, पाली थी। इतना बात आप लोग यहाँ से क्या करिएगा, याद रखिएगा। अच्छा, आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आप बताइएगा बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे चलते हैं, है कि निम्न में से कौन सा एक गाय की नस्ल नहीं है। तो आपको पता होगा कि गाय की नस्लों को लेकर के या भैंस की नस्लों को लेकर के या मुर्गी या भेड़ या सुअर या फिर आपका हो गया खरगोश, और जो कि आपका हो गया इधर मक्का में मक्का का बीज का किस्म, धान का बीज का किस्म, यह जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। तो कौन सा गाय का जो कि नस्ल नहीं है, तो ये नीली रावी जो है ये भैंस का नस्ल है। ये किसका नस्ल है, भैंस का नस्ल है। और कुछ भैंस का नस्ल है जैसे कि मुर्रा, सुरती, उसके बाद जफराबादी, और जो कि भदवारी, ये सब किसका नस्ल है, ये सब जो है कि भैंस का नस्ल है। अच्छा, और ये देवनी, हल्लीकर, गावलो, ठीक है ना, मेवाती, गिर सर्वाधिक दुधारू है। गिर जो है ना ये सर्वाधिक दुधारू है, सबसे सर्वाधिक
दुधारू है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली यह जो कि गीर है, ठीक है ना। एक याद रखिएगा हल्लीकर हो गया, एक याद रखिएगा खिल्लाड़ी, क्या खिल्लाड़ी, खिल्लाड़ी, अच्छा अंगोल, 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 ये सब किसकी नस्ल है मित्रों, ये सब गाय की नस्ल है, ठीक है ना। तो इतना बात क्या करिएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है कि डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है। तो डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। मैंने आपको क्लास में भी करवाया है और वीडियो के भी माध्यम से अब मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। अगर भाई की मेहनत अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना यार। आगे देखिए कि डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में है। तो आप बताइएगा, यह भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में होता है डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास, ठीक है। और कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास की बात करूं, जैसे कि सिन्यू मैत्री, सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, ये सब जो है कि युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है, भारत और जापान के बीच होता है, भारत और जापान के बीच होता है, ठीक है। वहीं बात करूं सूर्य किरण, सूर्य किरण, तो आप बताना सूर्य किरण जो होता है यह भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण। आपसे पूछे मित्र शक्ति, मित्र शक्ति, तो आप बताना भारत और श्रीलंका के बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति। वहीं आपसे पूछ ले गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति, तो आप बताना भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया। वहीं आपसे पूछे एक्यूबेरियन, 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 ठीक है, ये बताइएगा भारत, भारत और मालदीव, भारत और मालदीव, कौन सा, एक्यूबेरियन। तो यह महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि कौन सा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आर्द्र भूमि होता क्या है। जो भी आर्द्र मतलब क्या, जो गीली भूमि होगी, जो भी आप नाला का किनारा ले सकते हैं जहाँ पे पानी वगैरह का हमेशा जमाव रहता है, आप तालाब ले सकते हैं, झील ले सकते हैं, नदियों के कुछ दूरी तक जो है कि आप आर्द्र भूमि कर सकते हैं, समंदर का भी किनारे का कुछ दूरी तक आप क्या कर सकते हैं, आर्द्र भूमि कर सकते हैं। अच्छा, आर्द्र भूमियाँ जो गीली भूमि होती है, तो मैं आपको बताऊं कि भारत का जो सबसे छोटा आर्द्र भूमि है वह है रेणुका आर्द्र भूमि, और यह ईएसआई इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा था। और ये कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है रेणुका आर्द्र भूमि, और यह सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। अच्छा, ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है, और यह पश्चिम बंगाल में जो है कि है। ये सुंदरी वृक्षों होने के कारण यहाँ पे सुंदरी वृक्ष अधिक है, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है, सुंदरवन, ठीक है। आगे ये जो सालबुग आर्द्र भूमि है ना, ये भारत का 75वां आर्द्र भूमि है, भारत का 75वां आर्द्र भूमि है, और यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। हरिके बैराज जो है ये एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि है, कृत्रिम का मतलब मानवों द्वारा जो है कि यह निर्मित है, ठीक है। तो कृत्रिम आर्द्र भूमि है हरिके बैराज। मैं बात करूं आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ईरान के ठीक है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर में एक बैठक हुआ, और उसी में जो समझौता हुआ सर्वसम्मति से, इसीलिए उसको बोलते हैं रामसर समझौता, रामसर समझौता। ये रामसर स्थल कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है ईरान में, कहाँ पड़ता है, ईरान में। अच्छा, 2 फरवरी 1971 ईस्वी को यह बैठक हुआ था, 2 फरवरी 1971 ईस्वी को यह बैठक हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करें तो भारत इसका सदस्य कब बना, 1982 ईस्वी में
भारत सदस्य बनता है, भारत सदस्य बनता है, ठीक है ना। अच्छा, अभी वर्तमान में 2400 से अधिक विश्व में आर्द्र भूमियां हैं और जो है कि भारत में भी लगभग 75 जो है कि आर्द्र भूमियां हैं, 75 प्लस अब तो हो गई हैं, ठीक है ना। तो 75वां आर्द्र भूमि जो है ये सालबुग है, ये अभी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, बात करें कि सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि कहां पर है, तो आप बताइएगा। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि जो है वह तमिलनाडु के पास है, कुल 14 आर्द्र भूमि है। और दूसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पास में लगभग 10 आर्द्र भूमियां हैं, ठीक है ना। अच्छा, सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है कि किस राज्य में है सर्वाधिक क्षेत्रफल आर्द्र भूमि का, तो आप बताइएगा। गुजरात में आर्द्र भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, गुजरात में आर्द्र भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। आर्द्र भूमि से उम्मीद है कि यहाँ अभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी महत्वपूर्ण, और जो कि आपको क्लास में भी बताते हैं, और फिर इसका और भी आगे वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और तो आप याद रखिएगा। तो मैं बात करूं भारत के पड़ोसी देश की, तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन सा? बांग्लादेश और बांग्लादेश, उसके बाद आप बताना चीन, ठीक है मित्रों, आप क्या बताना? चीन। उसके बाद बताइएगा पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद बताना भूटान, उसके बाद बताना अफगानिस्तान। ये भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। इसके कितने सीमा लगता है, सीमा की लंबाई क्या है, सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगता है, तो सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ में लगती है। और भारत का सबसे बड़ा सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है। उसके बाद बात करें चीन के साथ में कितना, तो 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ में 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर सीमा लगता है। सबसे बड़ा सीमा बांग्लादेश के साथ में और सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान के साथ में भारत का लगता है। तो ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं और हमारा है कि सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसने जारी किया है, तो आप याद रखिएगा। यह जारी किया है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम जो है कि पोर्टल जारी किया है। मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 है वह कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत में एक क्या होगा भैया, सुप्रीम कोर्ट होगा, अनुच्छेद 124 के अनुसार, यह बात याद रखिएगा। अच्छा, अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वह अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय कहने का यह मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी फैसला दिया जाएगा उसे साक्षी के तौर पर रखा जाएगा, और जो कि उसी के आधार पर जो भी जो कि अधीनस्थ न्यायालय है वह अपना फैसला सुनाएगा। अच्छा, अगर यदि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो कि अपमान करता है, नहीं मानता है, तो न्यायालय उसे अवमानना के तौर पर लेगा, और वह फिर चाहे हाई कोर्ट के कोई जज ही क्यों ना हो उसके खिलाफ भी मुकदमा दायर हो सकता है। तो अनुच्छेद 129 याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है, जो कि गांधी जी का जान किसने बचाया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यह जो थे वह थे बत्तख मियाँ ने जान बचाया था। मैं आपको बता दूं कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में प्रारंभ हुआ और गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया यह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया यह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, और यह जो आंदोलन था यह नील की खेती से संबंधित था, यह एक किसान आंदोलन था। अंग्रेज जबरन जो है कि किसानों से नील का खेती करवाता था, और वह 3/20
मतलब कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी होती थी। इसको बोलते थे 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली। और जब गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया तो अंग्रेजों को मजबूरन यह जो 3 कठिया प्रणाली समाप्त करनी पड़ी। ठीक है ना, तो यह आपका याद रखिएगा, इतना बत्तख मियाँ ने जान बचाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यह जूट निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताना कि भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ था। बात करें जूट का, तो जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। इसको सोने का रेशा कहते हैं, इसको सोने का रेशा कहते हैं। अच्छा, भारत में पहला जूट मिल का स्थापना 1855 ईस्वी में रिसरा पश्चिम बंगाल में किया गया था। ठीक है, और 1971 ईस्वी में भारतीय जूट निगम की स्थापना होती है। आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जूट निगम की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय जूट निगम की स्थापना कब हुई? तो आप बताइएगा 1984 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय जूट निगम का जो मुख्यालय है वह ढाका और बांग्लादेश में है। ठीक है, तो मित्रों इतना बात जो है कि आप लोग याद रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि चाणक्य एजुकेशन पॉइंट महाशिवरात्रि के जो कि अवसर पर अपने संस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसलिए महाशिवरात्रि का धमाका ऑफर लेकर के आई है। अब आप केवल 1000 रुपया दे करके चाणक्य एजुकेशन पॉइंट का सदस्य बन सकते हैं और जीके और जीएस की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह ऑफर केवल 10 मार्च तक है। ये हमारे भागलपुर ब्रांच के लिए जो है कि यह ऑफर है। तो अपने आसपास में ज़रूरतमंदों को, दोस्तों को, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को बता दें ताकि वह जुड़ सके, शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने भविष्य में जो कि सफल हो सके। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रिवीजन करते रहिए, आसपास सफाई बना के रखिए, माँ बाबूजी का आदर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।